ये क्या है? ये मैप लोकेशन तो यहीं पे खत्म हो गई है। अजीब सा यहाँ पे काला काला सा है। एक मिनट रुक जाता हूँ, आगे तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा है यहाँ पे। ये काली सी चीज कोयले का राख है। आगे जो आप देखेंगे उसके बाद आप सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट शब्द पर ही विश्वास नहीं कर पाएंगे। अगले 5 मिनट में आप समझ जाएंगे कि कैसे ग्रीन मॉडल और डेवलपमेंट के नाम पर लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया गया है। हाय, I'm शुभांगी और अगर आप पानीपत का खुखराना गांव सर्च करेंगे तो आपको एक नॉर्मल सा हरियाणा का गांव दिखेगा, लेकिन हमारे पिछले एपिसोड्स की तरह ऑन द स्पॉट आपको दिखेगा कि सच्चाई तो इससे बहुत ही ज्यादा दूर है। ये गांव इस देश की बड़ी खबर नहीं है, क्योंकि सरकार और प्राइवेट कंपनी के नेक्सस से यहाँ लोग एक एक कर गायब हो रहे हैं। सब कोई साथ में नहीं कि हेडलाइन बन जाए। धीरे धीरे लोग यहाँ मर रहे हैं और भाग रहे हैं। किसकी वजह से ऐसा हो रहा है? हरियाणा सरकार। क्यों? आप आगे देखेंगे। हो क्या रहा है यहाँ पे? दिक्कत क्या है? पानी खराब हो रहा है इस गांव का, राखी सी मटावा है इसमें, बीमारी ज्यादा चल रही है। डॉक्टरों का बहुत पैसे लगाते हैं। दिल्ली से करीब 90 किलोमीटर दूर पानीपत के खुखराना गांव में हम उतरे ही थे कि लक्ष्मी हमारे पास आई। जैसे बहुत समय बाद उन्हें अपनी तकलीफ बताने के लिए कोई मिला हो। बार बार बस यही कह रही थी कि गांव में राख और सीमेंट आ रही है। आ जाओ मेरे साथ। हाँ। बोलते बोलते ही वो हमें अपने घर तक ले गई। हम समझने की कोशिश कर रहे थे कि राख और सीमेंट का यहाँ क्या मतलब है। घर पहुँचने पर हमें कुछ और ही अजीब सा दिखा। कई घरों में दरारें यानी क्रैक आ चुके हैं। इनकी हालत कुछ ऐसी थी कि अगर आप इनके अंदर खड़े होंगे तो लगेगा कि कभी भी गिर सकते हैं। लक्ष्मी ने बताया कि टूटे हुए हालात में खड़े ये मकान आंधी तूफान में आए दिन गिर चुके हैं। आप सोच रहे होंगे कि फिर तो लोगों को ही इन्हें बनवाना होगा ना। सही बात है, लेकिन लोग इन्हें बनवा नहीं रहे हैं। क्यों? क्योंकि सरकार ने कहा है कि यहाँ गाँव खाली करवाया जाएगा। वैसे कुछ ऐसे हैं जो बनवा भी रहे हैं, लेकिन उनका कहना था कि गांव की जमीन में नमी आ गई है, तो धीरे धीरे सब घर जमीन में धंसने लगे हैं और फिर दीवारें टूटने लगी हैं। जैसे राखी में जो पानी पाइप के द्वारा आता है ना, वो राख तो रह जाती है उसमें, तो उसके कारण ये इसमें धरती में पानी मरा है। पानी मर कर तो यहाँ पे चोआ, ऐसा चोआ है कि जो कसी मार दे ना, कसी मारते पानी निकल जाए। चलिए इस कहानी की पहली कड़ी को खोलते हैं। 1979 में पानीपत के खुखराना में ताऊ देवी लाल थर्मल पावर स्टेशन का पहला यूनिट खुला था। तब भजन लाल बिश्नोई हरियाणा के मुख्यमंत्री थे। तो ये कहानी बहुत ही पुरानी है। इस जगह पर यह प्लांट इसलिए लगाया गया था क्योंकि थर्मल प्लांट को काफी पानी चाहिए होता है और यहाँ पर वेस्टर्न यमुना कनाल का कनेक्शन आसानी से आ सकता था। पानीपत दिल्ली के भी बहुत नजदीक है और बड़े हाईवे के भी बहुत पास है, तो इस प्रोजेक्ट को हरियाणा के लिए काफी इम्पोर्टेंट माना गया था। गांव वाले थर्मल पावर प्लांट के बारे में वैसे इतनी गलत बातें नहीं बोल रहे थे, लेकिन बस बार बार यही रट लगाए हुए थे कि हमें यहाँ से जाना है, इस गांव को हटाना है। तो आप समझिए कि ऐसा क्यों हो रहा था। एक्चुअली दिक्कत की शुरुआत तब होती है जब इस गांव के एक तरफ रोड के ही पास प्लांट ने अपना डंपिंग जोन खोल लिया। थर्मल प्लांट का ऐश, जो एक्चुअली पानी के साथ मिलाकर बनाया जाता है, जो रेसिड्यू होता है कोल प्लांट का, उसको यहाँ डंप करना शुरू कर दिया गया। और आज खुखराना गांव का लोकेशन आपको एक्चुअली इसी राख के पहाड़ के अंदर ले जाता है। ये पानी धीरे धीरे गांव में भी आता है, ग्राउंड वाटर में भी आता है और हर जगह बस राख ही दिखती है। राख हर जगह आने का मतलब, जैसे जब पानी सूख जाता है और हवा चलती है तो ये राख उड़ उड़ कर घरों तक आती है। यहाँ पत्तों पर राख थी, घरों की छतों पर एक मोटी परत थी जो हर जगह नजर आ रही थी। यही नहीं, यहाँ नालियों में राख जमी हुई हमने देखी। उसके साथ ही घरों में जहाँ नल लगे होते हैं उसके आसपास भी राख की काली काली परत दिखाई दी। अब आप सोचिए कि किस तरह ये लोगों के शरीर के अंदर जाता होगा। एक ही सवाल है, प्लांट लगाने का अप्रूवल हुआ था तो उसके साथ ही एनवायरमेंटल क्लियरेंस में हेल्थ इम्पैक्ट असेसमेंट नहीं हुआ था क्या? हुआ तो होगा ही। और किस डिपार्टमेंट ने डंपिंग जोन लोगों से इतना नजदीक लगाने का अप्रूवल दिया? गर्मी में इतनी राखी आवा यहाँ बहुत ज्यादा। कब आती है ज्यादा? गर्मी में ज्यादा आवा। गर्मी में ज्यादा क्यों? हवा चला ना तेज,
तेज हवा चलेगी, खाना भी नहीं बनाते कई बार, तो ऐसे हो जाए शाम ने सारा दिन हो जा रखी। तो ये अंदर तक पूरा ये झाड़ू लगा चुके हैं? हाँ लगा चुकी, कितने घंटे पहले? सुबह लगाई थी आपने। मतलब आप ही सोचिए, सुबह 9 बजे यहाँ झाड़ू लगाया गया था और हम यहाँ 11 बजे खड़े हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये छोटी बात नहीं है। यहाँ औरतों ने हमें बताया कि इस गांव में अब शादियां भी नहीं हो रही हैं, क्योंकि कोई भी अपनी बेटी को ऐसे गांव में बीमारियों के घरों में नहीं भेजना चाहता है। हमने खबरें पलट कर देखी तो पता चला कि ये बात तो खबरों में 2019 से कही जा रही है। और इसके साथ ही साल दर साल सरकार का ये कहना कि हम अभी बस गांव को हटाने ही वाले हैं। वैसे 2024 में राख की दिक्कत को आखिरकार नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने माना। नवंबर 2024 के ऑर्डर के तहत एयर और सॉइल कंटामिनेशन के लिए करीब 6.98 करोड़ की पेनल्टी पानीपत थर्मल प्लांट पर लगाई गई थी। ये करीब 1 पैसा पर टन ऑफ फ्लाई ऐश के हिसाब से है। ये एक बार देखिए कि मैं कहाँ खड़ी हूँ। 1 पैसा पर टन। इस ऐश का जरा सा भी हिस्सा किसी भी इंसान के शरीर पर क्या असर करता होगा, ये तो कोई जान भी नहीं पाएगा सही तरह से। और 1 पैसा, क्या इतनी ही कीमत है इस देश में लोगों की जान की? ये जो थर्मल पावर प्लांट मेरे सामने है, इन्होंने कोर्ट में ये दलील दी थी कि 98,000 पेड़ हमने यहाँ पर लगाए हैं। आप इंसानों की जान की क्या ही बात करेंगे, देखिए इनके पेड़ों की हालत, ये किस तरह मर चुके हैं, इसी तरह बस गिरे हुए हैं। यहाँ कितने पेड़ आपको 98,000 में दिख रहे हैं, आप मुझे खुद ही बताइए। ये जो राख है ये एक्चुअली पूरी वजह है ही नहीं। जब 1979 से धीरे धीरे ये प्रॉब्लम चलती चली आई है, तो फिर आप ही सोचिए सिर्फ 15 साल पहले क्यों ये कहा गया कि हाँ गांव को हटा दिया जाएगा। ये है इस कहानी का मेन कल्प्रिट। दरअसल इस गांव में सुबह की शुरुआत कुछ ऐसी होती है। लक्ष्मी के घर के पास की छत से ये वीडियो लिया गया है। 2015 में इसी खुखराना गांव में, जो पहले से ही थर्मल प्लांट और राख से पीड़ित था, वहीं पर सरकार ने निर्णय लिया कि श्री सीमेंट नाम की कंपनी सीमेंट का प्लांट लगाएगी। ये कंपनी देश की तीसरी सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी है। तो पिछले 15 सालों में इस गांव में जो बदला है वो है ये सीमेंट की फैक्ट्री। इनके वेबसाइट पर ये प्राउडली एक टैग लिखते हैं #सस्टेनेबिलिटी श्री। ऐसा इसलिए क्योंकि ये सीमेंट के रॉ मटेरियल में सस्टेनेबल ऑप्शंस का काफी इस्तेमाल करते हैं। इनके पानीपत ग्राइंडिंग यूनिट का लेटेस्ट सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट अगर आप ढूंढेंगे तो आपको 2023-24 का मिलेगा, लेकिन आप क्लिक करेंगे तो फिर वो 404 एरर दिखाएगा। तो कोई नहीं, आप थोड़ा पीछे ही 2022 की रिपोर्ट देख लीजिए। इसमें लिखा है कि श्री सीमेंट यहाँ पर करीब 50% लाइमस्टोन का इस्तेमाल करती है और उसके साथ ही करीब 30% फ्लाई ऐश का। तो ये है इनका सस्टेनेबिलिटी का मॉडल और ये है हरियाणा सरकार और श्री सीमेंट का खेल, जिसमें लोगों को और इस गांव को पूरी तरह से कुर्बान किया जा रहा है। याद है मैंने कुछ ही देर पहले फ्लाई ऐश की बात की थी, और ये थर्मल पावर प्लांट का जो कोयले का रेसिड्यू है वो यहाँ पर डंप करते गए और फिर इसी का इस्तेमाल करके सीमेंट फैक्ट्री ने सीमेंट बनाना शुरू किया। और यही है इनका सस्टेनेबिलिटी का मॉडल। और सरकार के रिस्पॉन्सिबिलिटी का मॉडल, वेल ये तो कहीं भी एग्जिस्ट करता हुआ नहीं दिख रहा, क्योंकि फिर लोगों का यही मानना है कि पिछले 15 सालों में ये डिसीजन ले लिया गया कि गांव को हटा देंगे, लेकिन इस डंपिंग ग्राउंड को बंद नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सीमेंट फैक्ट्री आएगी और फिर इसी राख का इस्तेमाल करके सीमेंट बनाया जाएगा। आज के समय में ये दोनों कंपनियां ग्रीन होने के बेनिफिट उठाती ही होंगी, क्योंकि सर्कुलर इकोनॉमी चल रहा है, यानी एक इंडस्ट्री का कचरा दूसरी इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल बन गया है। और यहाँ पानीपत के खुखराना में ऐसी ग्रीन सस्टेनेबल ऑपरेशन की आड़ में लोगों को कुर्बान किया जा रहा है। सोचिए, खुखराना गांव में एक तरफ कोयले का राख है, दूसरी तरफ डंपिंग ग्राउंड है, और इन सब के बीच में बस हैं ये लोग, और हर दिन कुछ ऐसा ही दिखता है। पहला राख खा रहे थे, अब सीमेंट खा रहे। ठीक है, ये अभी क्या करेंगे, किस्ता उड़ाएंगे, प्रेशर मारेंगे। जब रात को हो गए नहीं, रात में उड़ा देंगे, दिन में बंद कर देंगे। इस जगह पर रहने का कॉस्ट आप ये मत सोचिएगा कि एब्स्ट्रैक्ट है। हम खड़े थे तो 34 साल के सुरेश देवी के पति हमारे पास आए। सुरेश देवी पहले 40 साल से इस गांव में रह रही थी। अचानक 6 महीने पहले उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई, सांस लेने में तकलीफ होने लगी। फिर डॉक्टर ने इन्हें बताया कि इन्हें टीबी की बीमारी हो गई है। इलाज चल ही रहा था, फिर डॉक्टर ने कहा कि नहीं, इनको लगता है कैंसर हो गया है। इनके पति ने कहा कि जब तक वो समझ भी पाते कि हो क्या रहा है, सुरेश देवी की मौत हो गई। यहाँ जो भी आता है ना, जैसी राखी आती है ना, इससे सूजन आ जाता है पैरों में? पैरों में भी, सारे शरीर में हो गया था।
करीब 2 लाख से ज़्यादा इनके इलाज में खर्च हो गया। आप पहले सोचिए इस घर में पैसा कहाँ से आता था। थर्मल प्लांट में इनकी थोड़ी सी ज़मीन थी जो चली गई, उसमें थोड़ा मुआवजा मिला था, जिसके बाद अब सब खर्च हो चुका है और अब घर दिहाड़ी पे चलता है। एक बार सोचिए कि सरकार ने 1 टन कोयले की कितनी कीमत लगाई थी। आप जानते हैं, 1 पैसा। 1 मेगावाट बिजली का दाम भी आप जानते ही होंगे। लेकिन क्या वो एक जिंदगी की कीमत अब आप लगा सकते हैं जो इस पूरे खेल में जा चुकी है? यहाँ 2 लाख रुपए खर्च हुए और फिर भी सुरेश को नहीं बचाया जा सका। डेवलपमेंट के लेजर में क्या इन लोगों का नाम सिर्फ कोलैटरल है? पता है क्या, अगर गरीब आदमी तो यहीं रहेंगे और कहाँ जाएंगे। बड़े बड़े तो अपना कोठी बना लेते हैं बाहर जाके, यहाँ तो का हमारे पास तो कुछ है नहीं लेने देने के लिए, हम तो खाली हैं अपना, क्या करें। ये बात इन्होंने सही कही और अब तक तो पूरी गांव की कहानी आपको समझ आ ही गई होगी। हर गली में एक्चुअली हमने यही देखा, या तो कैंसर, सांस और स्किन की बीमारी से लोग पीड़ित थे या फिर घर थे जो बंद थे। कुछ तो बहुत ही बड़े बड़े घर थे जो पूरी तरह से बंद थे, जैसे सालों से कोई वहां नहीं आया हो। जिनके पास सहूलियत थी उन्होंने गांव छोड़ दिया, जिनकी सहूलियत नहीं है वो यहाँ मरने के लिए रह गए। तो अपने आप में ये गांव कुछ इस तरह कोलैप्स कर रहा है और साल दर साल हरियाणा सरकार बस यही वादा कर रही है कि कुछ दिन में लोगों को कहीं और बसा दिया जाएगा। कब और कितनी मौतों के बाद? आप एक और बात सोचिए, 1979 से ये प्रॉब्लम चलती आ रही है। राख डंप हो रहा है, लोगों को बीमारियां, तकलीफ हो रही है। उन्होंने जब सरकार से गुहार लगाई कि उन्हें मदद चाहिए, तो चलिए सरकार ने एक ऐसा प्लान बनाया कि गांव को शिफ्ट किया जाएगा, लेकिन प्लांट को कहीं कुछ नहीं किया जाएगा। फिर ये कहने के 5 साल बाद 2015 में सीमेंट की फैक्ट्री भी यहीं पे अलॉट कर दी, लोगों को अभी तक कहीं नहीं भेजा गया है। तो क्या जस्टिफिकेशन हो सकता है ये सेकंड डिसीजन लेने का? ये सर्कुलर इकोनॉमी के लिए हम फिर देखना चाहते थे कि सरकार ने इतनी बार बोला है कि दूसरी ज़मीन देंगे, तो देखे कि वो कहाँ है। और सरकार का दोहरा गेम कुछ इस तरह चल रहा है। ये ज़मीन जो बगल के गांव में है, सरकार ने इन लोगों के लिए रखी है, पर ये ज़मीन बस कुछ इस तरह पड़ी हुई है। यहाँ एक आंगनवाड़ी बना है और अभी तक 15 सालों में एक एसटीपी प्लांट सैंक्शन हुआ है। ना ही यहाँ लोगों के घर के हिसाब से प्लॉट मार्क किए गए हैं, ना ठीक से सर्वे हुआ है। बस हर साल सरकार एक नई हेडलाइन दे देती है कि बस अब गांव शिफ्ट हो ही जाएगा। आप बताइए, जब दोनों तरफ से लोग सीमेंट और राख से घिरे हैं, तो क्या लोगों की मौत एक एक कर इस गांव को खाली करेगी या फिर पहले सरकार इन्हें शिफ्ट कर पाएगी? वैसे ताज्जुब की बात यह है कि खुखराना गांव से ये जगह सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ खड़े होकर मेरे मन में तो एक ही सवाल आ रहा था, आखिर 2 किलोमीटर से हवा में कितना फर्क आ जाएगा? क्या 2 किलोमीटर रीलोकेशन के लिए साइंटिफिकली सेफ है? हरियाणा सरकार ने किस बेसिस पर यह डिक्लेयर किया है कि ये नई जगह हैबिटेबल है? 1979 से 2026 तक अगर किसी चीज़ को प्रायोरिटी दी गई है तो इस गांव को तो डेफिनेटली नहीं दी गई है। और इन्हीं सब के साथ आजकल साल दर साल हम पोल्यूशन की बात काफ़ी करने लगे हैं। लोग पोल्यूशन से हुए डेथ्स, स्लो पॉइजन को कई जगह पर हाईलाइट करने लगे हैं, लेकिन सरकार हर बार ऐसे बिहेव करती है जैसे ये कोई एब्स्ट्रैक्ट नंबर है जिसका डायरेक्ट कोरिलेशन प्रूव नहीं हो पाता है। लेकिन यहाँ पर पोल्यूशन से लोग मर रहे हैं, मारे जा रहे हैं और आगे भी मरते रहेंगे। तो यहाँ ऑन द स्पॉट सर्कुलर इकोनॉमी का मॉडल तो एकदम ही परफेक्ट है, लेकिन इंसान की जिंदगी की सर्कुलरिटी कहीं खो सी गई है। जहाँ तक हमने 10th क्लास की थी और यहीं पे हमारे साथ जातिगत भेदभाव की शुरुआत हुई थी। उसके बाद हम बीटेक हमने कंप्लीट किया था। विशेष तौर पे ज़्यादा महसूस मुझे तब हुआ जब बच्चे मेरे पास ट्यूशन के लिए आते थे। कुछ विशेष तौर पे 11th-12th के बच्चे आते थे, बड़े बच्चे थे। तो वहाँ पढ़ते बेशक थे, लेकिन मानसिकता उनकी यही थी कि भाई ये तो इस कम्युनिटी से है, ये तो जाटव है, ये तो चमार है। तो वहाँ मन के अंदर थोड़ा सा गहराइयों ने किरोदा कि भाई शिक्षक की कोई जाति नहीं होती है, मानव तो बड़ी होती है, लेकिन तब भी लोग आखिर क्यों जातिवाद कर रहे हैं ये समझ नहीं आता था। और बड़े बुजुर्ग हमारे बताते थे कि भी पहले के टाइम में जो लोअर कम्युनिटी के लोग होते थे, हम लोग, वो नए कपड़े नहीं पहन सकते थे। अगर नए कपड़े या शादी में किसी में जाना है अच्छे कपड़े पहन के, तो गांव से बाहर जाके हमें कपड़े बदलने होते थे। अगर हम उनके सामने से निकलेंगे तो शायद उनको बर्दाश्त ना हो। ऐसी कई घटनाएं बताई गई।